फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट्स का। ठीक है, इसमें आज हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये क्या होता है? ये सिमिलर टू गारंटी होता है। देखो लिखा हुआ है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे आपको क्या होता है ना, जो गारंटीज होती हैं वो अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होता है कुछ गारंटीज के ऊपर, जिसकी वजह से आप गारंटीज इश्यू नहीं कर सकते हैं बैंक्स। तो वहाँ पे हम स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ करते हैं। ये इनका जो वर्क होता है लगभग सिमिलर होता है, गारंटीज के जैसा ही होता है बिल्कुल। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी आपको बहुत कम चाहिए होते हैं। जैसे आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ नॉन परफॉर्मेंस चाहिए होगा, या नॉर्मल सा एक क्लेम फॉर्म ले लेंगे तो बहुत कम डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू ये बन सकता है। और जैसे क्या होता है ना, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट हो जाता है गारंटी का। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था इंडिया में, जो ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट्स थे ये रिस्ट्रिक्टेड थे। ठीक है, अलाउड नहीं थे, क्योंकि अपने यहाँ पे यूसीपी 600 चलता है। ठीक है, गारंटीज तो अलाउड है, आपको भी पता है। तो फिर अब क्या हुआ ना, लेकिन अब यूएसए में यूज हो रहा है। जानते हैं यूएसए बहुत बड़ा ट्रेड का एक है जंक्शन। तो अगर वहां पे यूज हो रहा है और आप इंडिया में उनको रिस्ट्रिक्ट करोगे तो कुछ पार्टीज ऐसी हैं ना जो बिलीव नहीं करेंगे ना कि हमें तो वही चाहिए, हम वह लिखना चाहते हैं। तो इंडिया ने क्या किया ना, अपना अलाउड किया इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस ISP 98 में के थ्रू, जिसमें आप ISP 98 के थ्रू चाहे तो स्टैंड बाय एलसीज खोल सकते हैं। यूसीपी 600 का यूज करके लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटीज कुछ भी इशू करा सकते हैं। पर दोनों पार्टी का म्यूचुअली जो आपको वो चाहिए होता है ना, वो कंसर्न चाहिए होता है, एग्रीड होने चाहिए दोनों म्यूचुअली उस बात पे कि हम ये वाला मेथड के थ्रू ये वाला एलसी या वाली गारंटी यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यूजेस क्या होते हैं ऑथराइज डीलर्स के थ्रू। ठीक है, एक तो क्या होता है, एक एक्सपोर्टर जो है ना ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, इसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका है कि ओड टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर बोनाफाइड ट्रेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका जो इंटरनेशनल रुपी रेजिडेंट अब्रॉड होता है, मतलब एक इंडियन होना चाहिए, या फिर अगर PRO है तो उसका बोनाफाइड ट्रेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए इंडिया में करने के लिए, जिसमें वो जो बैंक की गारंटीज है ना उसको कवर अप भी कर सके। ठीक है, और एक्सपोर्टर जो है ना उसने भी ऑप्ट किया हो रिसीव को कि एलसी जो है ना स्टैंड बाय एलसी को वो सपोर्ट ले रहा मान रहा है, जिससे हमने पहले बात की थी कि दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए। तो जो इंडियन है या जो PIO है जो ट्रांजैक्शन के लिए एलिजिबल है उसका एग्री होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आप इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए इसको यूज़ करोगे। देखिए अभी हमने देखा था कि जो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एलसीज में क्या है और क्या नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर आपको कोई सामान इंपोर्ट करना है इंडिया में, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है ना, RBI ने बैंक को परमिट किया हुआ है, जिसमें ये रहता है कि कौन लोग एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, एक तो आपका रहता है जो जैसे जो ये फैसिलिटी है वो आपको किस किस को दे सकते हो, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अगर ये कोई जो आपका है ना इंपोर्ट करना चाहें तो फिर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, स्पेशल कैटेगरीज हैं इंपोर्टर्स की, जैसे कि एक्सपोर्ट हाउस है, ट्रेडिंग हाउस है। ठीक है, 100% EOUs हैं, स्टार ट्रेडिंग हाउस है। तो ये भी, इनके लिए भी आप जो कमर्शियल स्टैंड बाय होता है वो यूज कर सकते हो। कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तो आप उसके लिए भी वो भी एलिजिबल होते हैं स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सी मतलब ऐसी कमर्शियल्स जो है वो अलाउड होती हैं। RBI उनको बताता है कि हाँ ये सब जो है ना ये एलिजिबल है, और बैंक इनके लिए स्टैंड बाय एलसीज जो है ना वो इश्यू कर सकता है। ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट करने होते हैं। देखो, एक तो कॉपी ऑफ इनवॉइस चाहिए होता है। ऑब्वियसली चीज़ है, जब आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको बिल तो चाहिए ही ना, इनवॉइस तो चाहिए ना कि क्या मंगाया जा रहा है, कितने का सामान पड़ रहा है, कितनी क्वांटिटी है, क्या बिल बन रहा है। तो कॉपी ऑफ इनवॉइस मस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है नॉन नेगोशिएबल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग अ कॉपी ऑफ नॉन नेगोशिएबल बिल्स ऑफ लेडिंग ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। तो क्या होता है ना, जैसे आपको ऑब्वियसली चीज़ है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आप किसी ना किसी चीज़ के थ्रू अपना सामान जो है ना भिजवाओगे नेक्स्ट कंट्री में। आप बाय एयर मोड के थ्रू भिजवा सकते हो, या फिर बाय शिप के थ्रू भिजवा सकते हो, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। तो उसका आपको बिल भी शो करना होता है ना। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो आपको एक प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने आपको जो भी CIF है, FOB है, वो भी मस्ट होता है। उसमें आपको पता चलता है कि कितना बायर कवर कर रहा है और कितना सेलर के अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी रहती हैं।
इसके बाद आपका जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो सब अगर है तो वो लगता है। इनकॉर्पोरेशन का जो कुछ क्लॉज वगैरह है, इनवॉइस हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ऑथराइज डीलर ने करा है या कोई ऑनर हुआ है क्लेम का, तो वो सब इसके साथ लग जाते हैं। एप्लीकेंट ऑफ ए कमर्शियल स्टैंड बाय शैल अंडरटेक टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड अंडर स्टैंड बाय बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट लग जाता है। फिर कोई ऑथराइज डीलर है तो उसका फीमा के अंदर जो भी मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं, कुछ एक पर्टिकुलर जो बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो आपसे ले लिए जाते हैं। तो इस टाइप से इसमें थोड़े से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो कम रहते हैं, उनका यूज करके आप स्टैंड बाय एलसीज जो है ना इश्यू कर भी सकते हो। ठीक है, इजी है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इम्प्लीकेशन सम ऑफ द आर्टिकल्स इन ISP 98। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो UCP 600 पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमें जरूरत क्या है कि हम क्या देखें, हम ये देखे हैं कि आपका जो वो है ना ISP 98, उसमें क्या क्या है। देखो इसमें क्या होता है, आपका पहला तो रहता है आर्टिकल 1 जो आपका 0.02 में आ रहा है। इसमें रहता है कि आपको बताता है कि लॉ कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक, इसमें आपका क्या रहता है ना, जैसे मान लीजिए आपका जिस कंपनी से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ कोई लॉ है या जो ठीक है वहाँ का कोई लॉ है और कोई इंडियन लॉ है, तो आपका जो इंडियन लॉ है वो सुपरसीड कर जाएगा उस वाले लॉ को। आपका इंडियन लॉ ही एप्लीकेबल रहेगा और वो अगर इंडियन लॉ को वायलेट कर रहा है ना तो आप उस लॉ उस जो पर्टिकुलर कंडीशंस है उसको नहीं मानोगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 1.09 क्या करता है, बिजनेस डे। ठीक है, मतलब इंडिया में जो वर्किंग डेज हैं, आपके जो बिजनेस डेज हैं, उसी दिन ये बिजनेस परफॉर्म होगा, ये एक्शंस परफॉर्म होंगे। रेगुलरली जो ओपन हो रहा है उसी दिन ऑप्शन होंगे। ठीक है, और जो एक्सपायरेशन डे है वो ऑन नॉन बिजनेस डे है, क्या है वो आर्टिकल 3.13 में कवर होता है। ठीक है, आर्टिकल 3.14 आपका क्या कवर करता है कि क्लोजर आपका बिजनेस डे पे हो रहा है। ठीक है, ऑथराइजेशन कौन से प्लेस के लिए है, कहाँ प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 5.1 आपका क्या है, टाइमली नोटिस ऑफ डिसऑनर। ठीक है, अगर कोई डिसऑनर हो रहा है तो आपको टाइमली उसका नोटिस जो है ना वो प्रोवाइड करवाना है सामने पार्टी को। फिर आर्टिकल 10 एंड 10.2 जो आपका है वो बताता है कि पार्टिसिपेशन कैसे है स्टैंड बाय एलसीज में। ठीक है, बैंक जो इश्यूज कर रहे हैं उनका लोन अरेंजमेंट कैसा है, अथॉराइज डीलर्स के साथ क्या अरेंजमेंट हुआ है, वो सब आर्टिकल 10 एंड 10.2 में कवर होता है। ये सब जो इंपॉर्टेंट जो इम्प्लीकेशंस थे कुछ आर्टिकल्स के ISP 98 के अंदर वो हमने देखे। ठीक है, एक तो हमने देखा कि इंडियन लॉ सबको सुपरसीड करता है। सेकंड, बिजनेस डे देखा। थर्ड, हमने एक्सपायरेशन डे देखा। फोर्थ, हमने क्लोजर ऑन बिजनेस डे देखा। फिफ्थ, हमने देखा टाइमली नोटिस ऑफ डिसऑनर। एंड सिक्स्थ, हमने जो देखा वो हमने सिंडिकेशन एंड पार्टिसिपेशन जो है ना जो स्टैंड बाय एलसीज का, तो कंसोर्टियम लोन अरेंजमेंट्स कैसा हो रहा है अमंग द ऑथराइज डीलर्स, वो चेक किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यूनिफॉर्म रूल फॉर बैंक टू बैंक रिएम्बर्समेंट URR 725। इसमें क्या रहता है आपका, देखिए इसमें क्या है कि जैसे बैंक जब एलसीज इश्यू करता है तो जो आपका नेगोशिएटिंग बैंक होता है वो क्लेम जो है अमाउंट है रिइंबर्समेंट करना है, वैल्यू उसको करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसको नेगोशिएट करता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो URR 725 है ICC का, उसके अंडर में ये आता है। ठीक है सारा। अब एप्लीकेशन ऑफ URR आपका क्या है, देखिए जनरल प्रोविजंस और डेफिनेशंस है वो हम देखेंगे। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ URR की बात करें तो इसमें ये होता है कि जैसे आपने जो आपका जैसे रिम्बर्समेंट हो रहा है वो आपका इशुइंग बैंक एंड जो आपका रिम्बर्सिंग बैंक है उसके बीच में हो रहा है। जो क्लेमिंग बैंक है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लीजिए क्लेम आपका जो बेनिफिशियरी है उसने क्लेमिंग बैंक को बोला, क्लेमिंग बैंक ने उसको दे दिया, तो क्लेमिंग बैंक रिम्बर्सिंग बैंक से ले रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इशुइंग बैंक और रिम्बर्सिंग बैंक आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन का नेगोशिएशन वगैरह चल रहा है। ठीक है, फिर इशुइंग बैंक क्या होता है आपका, वो क्या करता है, द बैंक हैज इश्यूड द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड प्रोवाइडेड रिइंबर्समेंट ऑथराइजेशन। ठीक है, उसने क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दिया और रिइंबर्समेंट ऑथराइजेशन दे दी कि हम अगर कुछ होगा तो इसका पैसा हम ऐसे देंगे। ठीक है, फिर रिइंबर्सिंग बैंक क्या करता है, जो बैंक है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि रिइंबर्समेंट की जो ऑथराइजेशन है इंस्ट्रक्शंस कैसे इशुइंग बैंक ने जो प्रोवाइड की है। ठीक है, उसके बाद क्लेमिंग बैंक क्या करता है, बैंक पे करता है और जो भी उसका पेमेंट उसने बेनिफिशियरी को किया है वो उसको ड्राफ्ट वगैरह बना के या क्रेडिट करके उसको क्लेम करता है, किससे, रिइंबर्सिंग बैंक से। ठीक है ना, उसको इशुइंग बैंक से कोई मतलब नहीं है, वो तो जो उसने नेगोशिएटिंग बैंक है या एडवाइजिंग बैंक है उसको कांटेक्ट करेगा, उसने उस पर भरोसा किया है, उसको इशुइंग बैंक से कोई मतलब नहीं है। फिर रिइंबर्समेंट ऑथराइजेशन आपका क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन या ऑथराइजेशन होता है जिसको
जो इशूइंग बैंक है वो इशू करता है, जिसमें वो उसको परमिशन देता है रिम्बर्सिंग बैंक को, या उसको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आप जो आपका क्लेमिंग बैंक है उसको रिम्बर्स कर दो, और बाकी जो भी पैसा बनेगा, जो भी बाद में आपका होगा, वो हम आपको पे करेंगे, हमारा जो एप्लीकेंट है वो हमें देगा और हम आपको देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आती है, क्लेमिंग बैंक जो इशूइंग बैंक है उसको पैसा देना है, बाद में वो एप्लीकेंट से कैसे पैसे ले रहा है, कैसे उसने क्या किया है, वो उसका आपस का है। अगर रिम्बर्सिंग बैंक को उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है और रिम्बर्सिंग बैंक जो क्लेमिंग बैंक है उसको पे कर रहा है, तो रिम्बर्सिंग बैंक बाद में उससे अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो भी जैसा भी बात हुई थी उसी के अकॉर्डिंगली पूरा प्रेजेंट कर देता है, तो ये इशूइंग बैंक की जिम्मेदारी है कि वो रिम्बर्समेंट बैंक को सारा पैसा लौटाए। ठीक है, फिर रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन, देखो वही चीज है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। ठीक है, वो सारा, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। ठीक है, अब आपका क्या होता है, लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए जो इशूइंग बैंक होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे रिम्बर्सिंग बैंक को सारे रूल्स के अकॉर्डिंगली। देखिए जब आप फॉरेन बिजनेस में आते हो ना, जहाँ फॉरेक्स का यूज हो रहा है, जहाँ पे अदर कंट्रीज से ट्रेड चल रहा है, तो आपको लॉ के थ्रू बहुत ज्यादा अवॉइड रहना पड़ता है। ठीक है, सारे नॉर्म्स जो हैं, जितने रूल्स है वो सब फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपने जरा सा ऊपर नीचे किया ना, तो फिर आप जो फॉरेन कंट्रीज में तो जा नहीं सकते, वहां से जाके पैसा मांगोगे, किसके पास जाओगे वहां पे। ठीक है, तो वो चीज रहती है, आपका सारा खेल पूरा डॉक्यूमेंट्स का ही होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर जो इशूइंग बैंक होता है उसको ये करना है कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस का रिक्वेस्ट नहीं करना है क्लेमिंग बैंक के थ्रू। ठीक है, वो टू रिम्बर्सिंग बैंक को, मतलब जो क्लेमिंग बैंक है ना, वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस नहीं देगा, उसको केवल परमिशन देगा रिम्बर्समेंट बैंक को कि वो रिम्बर्स कर देगा, किसको, क्लेमिंग बैंक को। ठीक है, इसके बाद रिम्बर्समेंट अथॉरिटी की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। ठीक है, रिम्बर्समेंट कभी भी हो सकता है, जैसा एलसीज में डिसाइडेड है। ठीक है, अब रिवर्सिंग बैंक जो होता है ना, वो ऑब्लाइज नहीं है क्लेम को ऑनर करने के लिए। ठीक है, इसके पास केवल एक अंडरटेकिंग होती है। फिर रिम्बर्समेंट अथॉरिटी मस्ट बी इश्यूड बाय एन ऑथेंटिकेटेड मीन्स एंड नो मेल कंफर्मेशन शुड बी सेंट फॉर सच टेली ट्रांसमिशन। ठीक है, मीन्स आपको जो ये परमिटेड किया जा रहा है रिम्बर्सिंग बैंक को, ये रिम्बर्समेंट अथॉरिटीज के लिए, ये एक आपका ऑथराइज होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल कर दिया कि हाँ कर दो, ऐसा नहीं होता, एक ऑथराइज वे में जाता है पूरा। ठीक है, और URR 525 जो है आपका उसके अंडर में रहना चाहिए, बाकी सारा 725 के अंडर में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, आपका क्रेडिट नंबर कितना है, करेंसी और अमाउंट कितना है, एडिशनल अमाउंट अगर कोई पेबल है, टॉलरेंस कितना रखना है कि इससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा डिसाइडेड है पहले। ठीक है, पार्टी कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है क्लेम चेंज करने के लिए, क्लेमिंग बैंक एंड रिम्बर्सिंग बैंक आपस का, वो सारा इसमें रहता है। ठीक है, और रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन जो बनाया जाता है वो पूरा फुल होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसी कॉपी बना दी, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बना रहा, नहीं, आपको फुल इसको प्रिसाइज बनाना है और कंप्लीट बनाना है। ठीक है, फिर आता है ऑथराइजेशन, अमेंडमेंट्स एंड क्लेम्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका, जैसे कैसे ऑथराइजेशन हो रहा है। ठीक है, आपको इश्यू कर दिया ऑथेंटिकेटेड वे में, एक साइंड लेटर दे रहे हैं, या फिर आपको मतलब एक पूरा एक साइंड डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आपको ऑथराइजेशन की परमिशन मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो आपको ये सब मिला है ये एकदम से मतलब प्रॉपर वे में होना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंगली फुल होना चाहिए, कोई आधी अधूरी आपको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, और रिम्बर्सिंग बैंक के पास फुल राइट होता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए इशूइंग बैंक ने किसी बैंक को भेजा, तो उसके पास अपना एक राइट है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे, वो कहेगा नहीं मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिम्बर्समेंट नहीं करूंगा, मैं केवल एक एडवाइस कर दे रहा हूँ, मैं रिम्बर्सिंग बैंक नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी वो बोल सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अमेंड वगैरह नहीं होता है, तो वहां पे इश्यू कर सकता है रिम्बर्समेंट बैंक को, इशूइंग बैंक जो है वो बोल सकता है। ठीक है, और अगर इररिवोकेबल रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन है तो इसको आप अमेंड नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, जब तक कि रिम्बर्सिंग बैंक के थ्रू आपकी बात नहीं हो जाती, दोनों पार्टीज इशूइंग बैंक और रिम्बर्सिंग बैंक आपस में मानते, मतलब एक साथ एग्री नहीं करते हैं तब। ठीक है, तो इसी टाइप के बहुत सारे रूल्स हैं अमेंडमेंट और क्लेम्स को लेके, सारा इतना हमें डिटेल्स में नहीं जाना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रिइंबर्समेंट क्लेम्स जो होते हैं ना, 10 डेज आपके जो ड्यू डेट है उससे प्रायर आपको प्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको रिइंबर्समेंट चाहिए, और अगर आपका ऐसा होता है ना कि एक तो होता है कि आपका एक जैसे आपने प्रेजेंट किया आपको तुरंत पेमेंट मिल जाएगी, और एक होता है कि मैच्योरिटी जो वैल्यू, तो जो मैच्योरिटी वाला है उसमें जो ड्यू डेट होती है वो 10 डेज से पहले आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे। ठीक है, आपको 10 डेज में उसमें ही करना है, अगर कोई पर्टिकुलर अलग रीजन ना हो तो ऐसा। और रिइंबर्समेंट बैंक के पास ना 3 दिन का टाइम होता है उनको, मतलब 3 दिन से ऊपर नहीं जा सकते, जितना उनके पास क्लेम आया ना उसको प्रोसेस करने के लिए। मान लीजिए जो क्लेमिंग बैंक है उसने जो क्लेम किया है, तो 3 दिन के अंदर उसको सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके उसको वो पेमेंट करनी होती है, केवल उसके पास इतना ही टाइम होता है। ठीक है,
जो रिम्बर्सिंग बैंक है उसके पास। अब मिसलेनियस प्रोविजन आपको कुछ दिए हुए हैं कि जो ऑल क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू एनी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन और क्लेम ऑफ एनी चार्जेस जो भी हैं तो वो सेटल्ड होते हैं किसके बीच में, क्लेमिंग बैंक और रिम्बर्सिंग बैंक के। ठीक है, वो एप्लीकेशंस हैं। अब जैसे मान लीजिए आज हमारा रेट कुछ और है, कल जब हम पेमेंट कर रहे हैं कुछ और हो गया, तो जो फ्लक्चुएशंस हैं उसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है या किसी अदर रीजन की वजह से कोई लॉस हो रहा है, तो वो आपस में क्लेमिंग बैंक और रिम्बर्सिंग बैंक को सेटल करना है आपस में। ठीक है, अब रिम्बर्सिंग बैंक क्या करता है ना, वो एक्चुअली एक तरीके से इशुइंग बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसा उसको दे रहा है, बाद में इशुइंग बैंक से ले रहा है। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी एक तरीके से हो जाता है ना, जैसे आपका रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन दे दिया कि हाँ तुम मेरे बदले इतना दे देना, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना, हम तुम्हें कर देंगे इसका पेमेंट, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, और अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता है, रिम्बर्समेंट बैंक के ऊपर नहीं होती है, अगर कुछ लेट या डिले हो जाता है ट्रांजैक्शन में या किसी वजह से मान लीजिए रायट हो गया या कोई कमोशन हो गया, आप कहीं पे आजकल आप देख रहे हैं चक्रवाती तूफान आ गया, तो उसकी वजह से अगर कोई डिले होता है तो उसके लिए रिम्बर्सिंग बैंक जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकता है, ये नेचर अकर्ड जो है वो सब डिजास्टर्स है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये सब चीजें रहती हैं। अब लास्ट आपका हम देख लेते हैं इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस 745। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इसकी हम फुल फॉर्म बोलते हैं SBP। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हो, जो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का, आप उसको एग्जामिन करते हो। ठीक है, ये ICC ने 2002 में बनाया था, इसके अंदर अभी तक 745 पब्लिकेशंस हो चुके हैं। ठीक है, ये क्या करता है ना, बस आपको एक तरीके से ये है कि जो क्रेडिट रिजेक्ट हो रहे हैं बैंक के द्वारा उनके डिस्क्रिपेंसीज मैच करता है, क्यों रिजेक्ट हुए, और आपको डॉक्यूमेंट्री क्या क्या प्रोवाइड करना है, कैसे डिस्क्रिपेंट प्रेजेंटेशन करनी है, क्या क्या डेटा लेना है, ये सब इसके अंडर में आता है। बस आपको इसके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो कि ये लिखी हुई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ठीक है, 745 SBP। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमने इनको टर्म्स देखो जो पढ़े थे, मैंने इसका वीडियो आपको अलग से पूरा प्रोवाइड करा दिया है, ये वही है। ठीक है, इनको टर्म्स मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया था, इसलिए मैंने लास्ट टॉपिक को लास्ट बोला था आपका, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस एक बार हम इसका नाम देख लेते हैं। आपका इनको टर्म्स में जैसे 12 होते हैं ना, ठीक है, मैंने उस टाइम आपको पूरे 12 नहीं कराए थे, जो मेन चल रहे थे वो बताए थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो डिपार्चर से रिलेटेड होता है जिसको एक्स वर्क बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स वर्क जमनगर और एक्स वर्क पुणे ऐसे करके। ठीक है, फिर मेन कैरियज पेड CFR, CKIF, CPT, SIP। ठीक है, ये भी हमने देखा, क्रॉस एंड फ्राइट। ठीक है, और हमने मेन कौन से 3 थे, ये 3 मेन थे हमारे, स्किफ, कॉस्ट इंश्योरेंस ऑन फ्राइट, कैरियज पेड टू, कैरियज एंड इंश्योरेंस पेड टू। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेन कैरियज अनपेड। ठीक है, FCA, FS, FOB, ये भी हमने देखा। FCA क्या है, फ्री कैरियर। ठीक है, FS क्या है, फ्री अलॉन्ग साइड शिप। FOB क्या है, फ्री ऑन बोर्ड। एंड अराइवल से रिलेटेड क्या होते हैं, DAT, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस, एंड DDP इज डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ठीक है, तो ये हमारे 4 मेन है जो आजकल यूज होते हैं, लेकिन हमें 12 पता होना चाहिए उस। ठीक है, और बाकी आपका जो था ना, वो मैंने आपको लास्ट जो वीडियो प्रोवाइड कराया था उसमें सारा एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि जो इनको टर्म्स थे उनको, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ दोबारा पढ़ाना है, बताना है आपको। ठीक है, तो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया है। और देखिए 12 थे, इसमें से 11 अभी यूज हो रहे हैं, जिनमें से आपका मेन 4 हमने ज्यादातर टर्म्स देखे हैं यूज होते हैं, बाकी ये 11 बिल्कुल यूज में है। ठीक है, इसके बाद आपके केस स्टडीज हैं कुछ, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हम केस स्टडीज करेंगे। देखिए केस स्टडी आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपके डिफरेंट लास्ट जो पेपर आया था उसमें भी आपके फॉरेक्स से रिलेटेड, ये डॉक्यूमेंट्री, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, और जो आपके ये सब रहते हैं ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे, तो हम उसको भी एक बार सारा करेंगे, अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगी मैं उसके लिए आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर कोई इश्यू है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।